नमस्कार। हेलो एवरीवन। कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल इंट्रोडक्शन के बाद आज हम कार्बोहाइड्रेट वर्ड में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी रिएक्शंस। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की कुछ बेसिक रिएक्शन, और जो रिएक्शन आज हम कवर करेंगे वो है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, हाइड्रोलिसिस, ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन एंड ओसाजोन फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं रिडक्शन से। नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएजेंट, यानी कि रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या लिया जा रहा है ये डिपेंड करेगा कि कार्बोहाइड्रेट के रिडक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? तो सोडियम अमलगम हमारा बेसिक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये इतना सूटेबल नहीं है इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि इट मे कॉज इंटर कन्वर्सन। इसकी वजह से जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट यील्ड है या प्योरिटी है उस पे असर पड़ता है। तो हमारे सुटेबल मेथड कौन से होंगे रिडक्शन के लिए? ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं सुटेबल मेथड के, लाइक हाई प्रेशर हाइड्रोजनेशन ओवर निकल और कॉपर क्रोमाइड कैटलिस्ट, सोडियम बोरोहाइड्राइड या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब रिडक्शन में होगा क्या? रिडक्शन में आपके जो एल्डोजेस या कीटोजेस होते हैं ये आपके कन्वर्ट होते हैं करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। और इन द केस ऑफ कीटोसिस, कीटोस के केस में क्या है, एक न्यू कायरल सेंटर डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से हमें मिक्सचर ऑफ टू एल्कोहल्स मिलेंगे एज अ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ग्लूकोज का रिडक्शन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? ग्लूसीटॉल। वहीं फ्रक्टोज का जब हम रिडक्शन करेंगे तो फ्रक्टोज के रिडक्शन पे हमें क्या मिलेंगे? मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। क्योंकि फ्रक्टोज के केस में ये जो आपका कीटोनिक कार्बन है ये आपका एक नए कायरल कार्बन में कायरल सेंटर में डेवलप होगा और एज अ रिजल्ट हमें टू एपिमर्स मिलेंगे, यानी कि सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल जो कि आपस में एपिमर हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। लाइक रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पे में भी आपका जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या लिया गया है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? तो कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, लाइक ब्रोमीन वाटर, नाइट्रिक एसिड, परआयोडिक एसिड, बेनेडिक रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलन रिएजेंट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वन बाय वन इनको टेकअप करते हैं। तो ब्रोमीन वाटर की बात करें तो ब्रोमीन वाटर हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ये केवल एल्डिहाइड ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा। किसमें? एसिड। केवल एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी केवल एल्डोजेस ऑक्सीडाइज होंगे। किसमें? एल्डोनिक एसिड। कीटोजेस ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए। अब अगर कीटोसिस को भी ऑक्सीडाइज करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, लाइक नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड एल्डोसिस में क्या करेंगे? एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल इन दोनों ही ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देंगे। किसमें? एसिड में। और हमें क्या मिलेगा? एल्जेरिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और कीटोसिस की बात करें तो नाइट्रिक एसिड कीटोसिस में क्या करेगा? इनको स्प्लिट कर देगा और हमको मिक्सचर ऑफ एसिड मिलेंगे। और जो भी मिक्सचर हमें मिलेगा, प्रोडक्ट जो भी एबीसी हमें मिल रहे होंगे उनके जो नंबर होंगे कार्बन के वो आपका जो पेरेंट कीटोज होगा उससे कम। एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका है ग्लूकोज, एल्डोज है इसलिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ऑक्सीडाइज होगा और हमारा क्या देगा? ग्लूकोनिक एसिड। जबकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि सैकेरिक एसिड मिल रहा है ग्लूकोज।
अब अगर हम फ्रक्टोज में देखें तो फ्रक्टोज को जब हम नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमें मिक्सचर मिलेगा ग्लाइकोलिक एसिड का और टार्टेरिक एसिड। और ये दोनों ही जो हैं, अगर इनकी टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखें, टार्टेरिक में 4 है और ग्लाइकोलिक में 2 है, जो कि फ्रक्टोज से कम है, फ्रक्टोज में 6 है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर-आयोडिक एसिड। पर-आयोडिक एसिड का यूज हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर एनालिसिस, क्योंकि सर्टेन कंडीशन में ये क्या करते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले हम वो कंडीशन देखते हैं जिनमें कि ये कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो है इफ 2 OH ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे आपके ये दोनों एडजेसेंट कार्बन पे OH OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस केस में कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये क्या देंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, इफ OH means hydroxyl or NH2 group are present on adjacent carbon, they will produce carbonyl compound and ammonia। लेकिन अभी हम कार्बोहाइड्रेट का केस देख रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में ये भी अप्लाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ 3 or more CHOH are present in continuation, then internal one gives formic acid। यानी कि अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए CHOH आपके कंटिन्यूएशन में है, तो जो भी इंटरनल वंस हैं ये आपका क्या दे देंगे, फॉर्मिक एसिड। या अगर हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके कंटिन्यूएशन में है, तो इंटरनल वन आपका क्या देगा, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ OH इज एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड के एडजेसेंट में अगर OH है या कीटोन के एडजेसेंट में OH है, तो एल्डिहाइड से हमको क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड, और कीटोन से हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इसकी स्प्लिटिंग देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लेते हैं। ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, फॉर्मिक एसिड में। आपके जो CHOH हैं इंटरनल के, वो इन द एंड आपके क्या बनाएंगे, फॉर्मिक एसिड। देन जो आपका प्राइमरी OH ग्रुप है, प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो किस में कन्वर्ट होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। यही अगर हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखें तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि हमारा किस में कन्वर्ट होगा, लास्ट में फॉर्मेल्डिहाइड में। जबकि कीटोन वाला ग्रुप हमारा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और इंटरनल जो आपके CHOH है वो हमारे क्या देंगे, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विद फेलिंग, बेनेडिक्ट और बाफोर। इन तीनों ही रिएजेंट का कलर कैसा होता है, ब्लू। क्यों, क्योंकि इनमें क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट होते हैं और ये तीनों ही एक तरीके से कहिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा किसमें, ग्लूकोनिक एसिड, और ये जो क्यूप्रिक आयन है ये आपके रिड्यूस हो जाते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड में, जिसका कि हमको रेड प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हम बात करें टॉलेंस रिएजेंट की, तो टॉलेंस रिएजेंट क्या हुआ, एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सिल्वर विद अमोनिया। तो यहाँ पे आपके जो सिल्वर आयन होंगे ये आपके रिड्यूस हो जाएंगे एलिमेंटल सिल्वर में, जिसका कि हमको सिल्वर मिरर देखने को मिलता है। और हमारे जो एल्डिहाइड है, मीन्स की कह लीजिए कि रिड्यूसिंग शुगर है, तो वो हमारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ग्लूकोनिक एसिड में। इनका एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा है एसिड में। यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, एल्डोसिस और कीटोसिस।
react with hydroxylamine to form oxide। जैसे कि ये एग्जाम्पल किसका है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्सिलामीन में, तो एक तरीके से ये आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, इसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये आपका ग्लूकोज ऑक्साइड बना देगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। यहाँ पे एल्डोसिस एंड कीटोसिस रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन। ये रिएक्शन एक तरीके से हमारी एडिशन रिएक्शन, सी डबल बॉन्ड ओ, एल्डिहाइड का जो है, वहां पे इसका HCN का एडिशन होगा और आपका CHOHCN ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन एज अ प्रोडक्ट हमको मिलेगा। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन। Aldoses and ketoses react with acetic anhydride to give aldo और keto acetate। Like यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 5। यहाँ पे रिएक्शन जो हो रही है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हो रही है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना रहा है, ईस्टर। यहाँ पे आपका बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट और साथ में एसिटिक एसिड के 5 मॉलिक्यूल मिलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या है, OH ग्रुप, ये रिएक्शन भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की है। OH ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट रेडिली विद एल्काइलेटिंग रिएजेंट और ये जो रिएक्शन होगी वो वाया SN2 मैकेनिज्म। अब अगर जैसे हमें मिथाइलेशन करना है तो मिथाइलेशन के लिए जो सुटेबल रिएजेंट है वो क्या है, मिथाइल आयोडाइड एंड सिल्वर ऑक्साइड। ऐसे ही अगर हमें बेंजाइलेशन करना है तो इसके लिए हमें बेंजिल हैलाइड और कोई बेस लाइक सिल्वर ऑक्साइड, ये हमारे सुटेबल रिएजेंट होंगे। फिगर में जो दिखाया गया है वो आपका ग्लूकोज की रिएक्शन कराई गई है मिथाइल आयोडाइड से और एज अ रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, ग्लूकोज पेंटामिथाइल ईथर। अब देखने वाली बात है कि जब हम एल्काइलेशन करा रहे हैं तो हमको ईथर एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है और जब हम एसिटाइलेशन करा रहे हैं तो हमें ईस्टर एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जो आपके लॉन्ग शुगर की चेन्स होंगी, यानी कि जो हमारे पॉलीमर होंगे वो हमारे ब्रेक डाउन हो रहे होंगे आपके स्मॉलर यूनिट में या मोनोमर। अब हाइड्रोलिसिस किस किस तरीके से हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि एसिड हाइड्रोलिसिस हो सकती है जहां पे एसिड यूज हो एज अ कैटलिस्ट और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की ब्रेकिंग, या फिर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जहां पे कि कोई बेस एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा हो और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वहां पे ब्रेक हो। इसके अलावा एक हाइड्रोलिसिस और हो सकती है जो कि है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। अब डिफरेंस आपका एसिड या बेसिक हाइड्रोलिसिस और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस में जो है मेन डिफरेंस जिसे कहेंगे, यहाँ पे एसिड और एल्कलाइन में जो आपका कैटलिस्ट यूज होता है एसिड या बेस, वो आपके ग्रुप ऑफ कंपाउंड को कह लीजिए कि हाइड्रोलाइज कर सकता है। यानी कि जो आपका जैसे स्टार्च पे रिएक्ट कर रहा होगा, हो सकता है वो किसी दूसरे पॉलीमर पे भी आपका रिएक्ट करे। लेकिन एंजाइम के केस में ऐसा नहीं, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, वन एंजाइम फॉर वन रिएक्टेंट। यानी अगर हम देखें यहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम एक्ट कर रहा है सुक्रोज पे और इसको कन्वर्ट कर रहा है इसके जो मोनोमर्स थे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, तो अगर हम चाहें कि इन्वर्टेज हमारा माल्टोज पे भी रिएक्ट कर दे तो ऐसा नहीं होगा। माल्टोज को ब्रेक करने के लिए हमें एक दूसरा एंजाइम चाहिए होगा लाइक माल्टेज। इसी तरीके से एमाइलेज हमारा स्टार्च पे वर्क करेगा और किसी पे नहीं, और स्टार्च को किसमें ब्रेक करेगा, माल्टोज पे। देन अगर हम कहें तो माल्टोज पे माल्टेज एक्ट करेगा और किसमें ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज में।
अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जो कि है ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन। ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन में क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हमारे बन रहे होंगे, यानी वो केमिकल रिएक्शन, जैसे कि जब हम शुगर मॉलिक्यूल को रिएक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, जनरली अल्कोहल या दूसरे शुगर मॉलिक्यूल से, तब हमारा क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हमारे बनते हैं। अब यहाँ पे जो मेन आपका है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपके जो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वही आपके यूज होते हैं इस रिएक्शन। जो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे शुगर के, वही यूज होंगे ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन। जब आपके जो शुगर है, आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट, उसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल से, तो एक तरीके से ये रिएक्शन कैसी होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, और वाटर मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट होगा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये जो ROH आपका है एल्कोहल, अगर इस एल्कोहल की जगह कोई दूसरा सेकेराइड होगा तो वहां पे एक तरीके से कह लीजिए कि 2 यूनिट का आपका कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, यानी कि हम मोनोमर से डाइमर और फर्दर आगे की तरफ मूव करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन हम कराएंगे मिथेनॉल से अल्कोहल, तो आपका जो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा केवल वही पार्टिसिपेट करेगा, और एज अ रिजल्ट क्योंकि एनोमेरिक है इसलिए अल्फा और बीटा दो आपके ग्लाइकोसाइड्स बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन आपके क्या है, ओसाजोन आर क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव ऑफ शुगर formed when reducing sugar react with phenyl hydrazine. फिनाइल हाइड्राजीन के साथ जो शुगर की रिएक्शन होती है एक तरीके से वो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें भी आपका वाटर का एलिमिनेशन होता है और एज अ रिजल्ट आपके फिनाइल हाइड्रोजोन्स बनते हैं, और फाइनल आपका क्या बनेगा, ओसाजोन बनेगा। अब अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन देखें तो ग्लूकोज हमारे 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करते हैं और ओसाजोन बनाते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ग्लूकोसाजोन। वहीं अगर हम फ्रक्टोज की रिएक्शन देखें तो फ्रक्टोज भी हमारे 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाएंगे फ्रक्टोसाजोन। अब इंटरेस्टिंगली जो ग्लूकोज से आपका ग्लूकोसाजोन बना उसका स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज से जो फ्रक्टोसाजोन बना उसका स्ट्रक्चर एक ही होता है। क्यों, क्योंकि जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 कार्बन हैं वही आपके इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके जो फिनाइल हाइड्राजीन है वो एक तरीके से कहिए एक्टिवेट हो रहे हैं और आपका इस पे कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करते हैं। एज अ रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव होता है और हमारे हाइड्रोजोन्स बनते हैं, फिनाइल ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन। अब यहाँ पे फर्दर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा जिसके थ्रू आपका नेक्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर फिनाइल हाइड्रोजोन की रिएक्शन से नेक्स्ट आपका सेकंड स्टेज का इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पे स्टेप वाइज जो बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है और फिर आपका एनिलीन का एलिमिनेशन हुआ, देन फाइनल जब आपका 3rd मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन की रिएक्शन होती है तो फाइनल प्रोडक्ट आपका जो है ओसाजोन, ये हमारा प्रिपेयर हो जाता है। तो आज के लेक्चर में इतनी ही रिएक्शंस थी। अब इसको हम समराइज करते हैं, ग्लूकोज को लेके समराइज करते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ग्लूकोज क्या देंगे, ग्लूकोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या देंगे, सेकेरिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज हमारा देगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ग्लूकोज क्या बनाएगा, ग्लूकोज ऑक्साइड।
सिमिलरली HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाएगा। देन आपका ये एल्काइलेशन होगा तो इसमें आपका ग्लूकोज पेंटामिथाइल ईथर बनेगा। ग्लाइकोसाइड रिएक्शंस हमने देखी जिसमें अल्फा और बीटा ग्लाइकोसाइड्स हमारे बन रहे थे, और फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ये ओसाजोन की रिएक्शन थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म आपके लिए यूजफुल लग रहा हो तो इसको आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आपको एक करेक्शन भी शेयर करना चाहेंगे। जब हमने कीटोन की जो हमने सिंथेसिस शेयर की थी जब, तो वहां पे एक स्लाइड में कुछ करेक्शन है और वही वाली स्लाइड आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। कीटोन्स की जब हम सिंथेसिस देख रहे थे तो हमने कीटोन की सिंथेसिस देखी थी हाइड्रोकार्बन के थ्रू, जिसमें कि एल्कीन और एल्काइन की ओजोनोलिसिस से कीटोन की सिंथेसिस हो रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एल्कीन की ओजोनोलिसिस डिस्कस करते हैं। एल्कीन की ओजोनोलिसिस में एल्कीन ओजोन के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले क्या बनाता है, मोलोजोनाइड। ये आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि 3 ऑक्सीजन, ओजोन के जो 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं वो इन अ रो प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से ये स्ट्रक्चर काफी अनस्टेबल होता है और फर्दर ये बॉन्ड रीअरेंजमेंट के थ्रू एक स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जो कि 5 मेंबर ओजोनॉइड स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे जब इसका रिडक्टिव क्लीवेज होता है ओजोनॉइड का, तो ये आपके कीटोन्स देते हैं। यहाँ पे ये जो R1 और R2 है, ये आपके डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है ये कीटोन होगा कि एल्डिहाइड होगा। अगर इनमें से कोई आपका H होगा तो कीटोन ना होके ये एल्डिहाइड बनेगा, और अगर दोनों पे एल्किल ग्रुप है तो ये आपका कीटोन एज अ प्रोडक्ट बनेगा। वहीं अगर हम ओजोनोलिसिस देखते हैं एल्काइन की, तो सिमिलर स्टेप्स हैं एल्काइन की ओजोनोलिसिस में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्काइन आपका ओजोन के साथ रिएक्ट करके मोलोजोनाइड बनाता है। मोलोजोनाइड फर्दर बॉन्ड रीअरेंजमेंट के थ्रू आपका ओजोनॉइड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो ओजोनॉइड है, ओजोनॉइड का जब हम रिडक्टिव क्लीवेज करते हैं तो ये आपका डाइकीटोन दे रहा है। डाइकीटोन इसलिए क्योंकि यहाँ पे एल्काइन में एल्कीन के कंपैरिजन में एक बॉन्ड ज्यादा होता है, इसीलिए आपका ये डाइकीटोन बन गया। जबकि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में ओजोनॉइड से हमें क्या मिलते हैं, एसिड्स मिलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन अब ज्यादा क्लियर हो गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।